बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं अपने वर्दी पैनलिस्ट के साथ और ये कुछ हम लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हुए हैं। मुख्तलिफ जो आजकल आपने देखा होगा एचआर के बहुत सारे इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में चलते हैं, इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज जिनके ऊपर अक्सर औकात एचआर के लोग अपनी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हुए बाज़ औक़ात हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और एचआर के लोग बहुत सारे फोरम्स पे बहुत सारी डिस्कशंस चल रही होती हैं, लेकिन उनमें कहाँ पे हम अपना एक अच्छा प्रैक्टिकल इनपुट दे सकते हैं। तो हमने कुछ लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर हम कुछ लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हों और कुछ ऐसा आइडियाज़ का फोरम जनरेट किया जाए जहाँ से हम लोगों को, जो एचआर के प्रोफेशनल्स हैं और जो बिजनेस के ओनर्स हैं, उन तक ये बात पहुंच सके कि वो किस तरह से अपने अदारों को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है इसको जितना स्वीट, सिंपल और टू द पॉइंट रखा जाए वो बेहतर होगा और आपके लिए जो सुनने वाले हैं वो लोग इसमें से जो अपनी मर्जी की चीज़ है वो ले सकें। जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, नवीद राजा साहब जो एक लेबर लॉ कंसल्टेंट हैं और पिछले तकरीबन 18 साल से प्रोफेशन में हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। वो अपना ओपिनियन हमसे शेयर करेंगे। और मोहम्मद खुर्रम खान साहब हैं जो कि एक एचआर प्रोफेशनल्स हैं, पिछले तकरीबन 22 साल से प्रोफेशन में हैं, मुख्तलिफ अदारोों के साथ इन्होंने भी काम किया हुआ है। तो ये दोनों साहिबान जो हैं ये नेशनल और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते रहे हैं अपने अपने सेक्टर में। और मेरा नाम उमर रज़ा है और मैं भी एचआर के प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ, एचआर में कंसल्टिंग करता हूँ। मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अबंडेंस कंसल्टिंग है। और यही कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी और अपने जो करीब के लोग हैं और अपने जो बिजनेस के लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो सके और अपनी एक अच्छी इनपुट दे सके। सो वेलकम बोथ जेंटलमैन। और एक अभी हम खैर इस प्रोग्राम को जब हमारे पॉइंट्स चल रहे होंगे, अगर आप लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, एज अ पैनलिस्ट आना चाहते हैं या कोई अपना क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पे हम अपना ईमेल आप देख रहे होंगे हमारा, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट्स के सेक्शन में जिस भी फोरम पे इसको आप सुन रहे हैं वहाँ पे कमेंट्स के सेक्शन में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि ईमेल कर दें, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और हर कमेंट को नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते हैं कि हम उसको एड्रेस करें तो आप भी ज़रूर हमें ईमेल कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाउन साइजिंग के हवाले से है, जो कि एक बहुत बड़ा बाज़ इशू होता है। अक्सर फोरम्स पे और अक्सर जगह पे हमने सुना है, देखा है कि जो सबसे पहले हिट पड़ती है अगर कभी भी कोई एडवर्सिटी आती है या कोई बिजनेस का डाउनफॉल आता है या रिसेशन आती है, तो सबसे पहले जो हिट पड़ती है वो ह्यूमन रिसोर्स पे पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स जितना भी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबसे पहले उसके ऊपर हिट पड़ती है और उनको कम करने की कोशिश की जाती है। तो आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसी बातें कर सकें जिसमें कोई अल्टरनेट अगर है हमारे पास वो दे सकें, और ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से हम बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, और डाउन साइजिंग और ले ऑफ्स और रिडंडेंसीज जब होती हैं तो उसमें ये जो सेगमेंट है इसको कितनी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम कोशिश पहले एक अपनी अपनी जो आइडियाज हैं वो शेयर करेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। नवीद साहब से पहले मैं शुरू करता हूं, अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें अबाउट डाउन साइजिंग और किस तरह से इसको हम बचा सकते हैं और इसके अल्टरनेटिव क्या हैं, और इसकी, क्योंकि वो लीगल कंसल्टेंट भी हैं, तो हम ख्वाहिश करेंगे कि वो अपनी कोई लीगल ओपिनियन भी अगर उनकी इसमें आ सके तो वो भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। जी नवीद साहब। Thank you very much, Ji Umar Saab, for providing this opportunity to share views from platform of Abundance Consultancy. तो टॉपिक भी आपने बड़ा अच्छा लिया है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि मैं जो है ये डाउन साइजिंग इसको काफी इसका क्रिटिक भी रहा हूँ, तो इसको मैं बड़ा क्रिटिकली वैल्यूएट करता हूँ कि व्हाई पीपल टेक दिस एज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग बिजनेस डिसीजंस। तो इसमें एक चीज तो देखें सब के सामने है कि डाउन साइजिंग इज ए रिएक्शन ऑफ बिजनेस चैलेंज।
फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस चैलेंज एग्जिस्ट करता है, उसमें कुछ फाइनेंशियल क्रंच आ सकते हैं, इंडस्ट्री का कोई और मसला हो सकता है। रिसेंट पास्ट में हमने जैसे देखा कोविड था, तो कोविड में बिजनेसेस ने कैश फ्लो को फेस किया, उनको कैश फ्लो के प्रॉब्लम आए, क्योंकि ट्रेड रुक गई थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, न्यू बिजनेसेस नहीं आ रहे थे, एम्प्लॉयज वर्क प्लेसेस पर नहीं आ पा रहे थे। तो उससे चूंकि ट्रेड नहीं हो रही थी, तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं थी, तो कैश फ्लो वाज द मेजर चैलेंज। तो उसमें फिर हमने सोल्यूशन के तौर पे देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट इन लोगों ने ही गवर्नमेंट को वे फॉरवर्ड दिखाया, और उस वक्त की गवर्नमेंट ने इनको फिर रिलीफ दिए इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन इन लोन इंटरेस्ट रेट जो है लोन के ऊपर वो किए, एग्जिस्टिंग लोन्स को डेफर किया गया, सैलरीज एज ए लोन दी गई। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन जिससे ऑर्गेनाइजेशंस सरवाइव कर गई वो हुकूमत की तरफ से और टैक्सेशन और बैंकिंग सेक्टर की तरफ से रिलीफ आया। आल्दो के एचआर काफी ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल टू डाउन साइज पीपल और राइट साइज जो है वो कर चुका हुआ था, जिसको वी कैन से टू सम एक्सटेंट इट वाज अवॉइडेबल। तो मैं तो उस चीज को देखते हुए, चूंकि इसी सर्कल में काम कर रहे होते हैं, तो मैंने तो कई जो मेरे कोलीग्स या दोस्त डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें मैंने कहा कि आप तो ऐसे वॉलंटियर करके ये डाउनसाइजिंग कर देते हैं, अदरवाइज सोल्यूशन कुछ और भी होते हैं, उनको भी देखना चाहिए। और अल्टीमेटली कोविड के अंदर हमने सक्सेसफुली देखा कि सोल्यूशंस आए, और कोविड में कई ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल हुई ड्यू टू रिलीफ ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, अभी आज ये सेशन जिस वक्त हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो आज भी एक चैलेंज आ गया। उस वक्त कैश फ्लो का चैलेंज था, अभी एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस भी इन अदर वर्ड्स ट्रांसलेट हो रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो अभी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको कंट्रोल करना है, और उसका एक कॉस्ट, वी ऑल अंडरस्टैंड के वन हेड ऑफ कॉस्ट इज ह्यूमन रिसोर्स, उसको भी करना है। तो इसको हम अभी लेटर पार्ट में विद सजेशंस भी डिस्कस करते हैं कि अभी क्या क्या वे आउट हो सकते हैं। तो या क्या हमने इस दफा अगेन रॉन्ग्स कमिट करके और बाद में जो सॉल्यूशंस आएंगे उनको बैठ के कंपेयर करना है कि हाँ बाद वाला सॉल्यूशन अच्छा था, हमने तो खाम खा ये कर दिया, या इससे अच्छी डीलिंग हम अपने लोगों के साथ कर सकते थे। तो अभी एट बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन आई थिंक दैट इज फ्रॉम माय साइड, और अभी फिर जो डिस्कशन आगे बढ़ती है मैं इंशाल्लाह अपने व्यूज शेयर करता रहूंगा। जी, थैंक यू वेरी मच रवि साहब। आपने एक अच्छा एक पर्सपेक्टिव कोविड का भी बीच में शामिल किया, और कोविड के दिनों में हमने देखा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी प्रॉब्लम में थी, और उन्होंने किस तरह से अपने कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश भी की बचाने की, भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश की बचाने की लोगों को और बिजनेस को सही रखने की। खुर्रम साहब, आप का कैसा तजर्बा है पिछले कई सालों में डाउन साइजिंग के हवाले से, और जब बिजनेस एडवर्सिटी आती है तो आपका क्या कैसा तजर्बा रहा है, और हाउ हैव यू सीन ऑल दीज एक्टिविटीज? अच्छा, मैं इसमें मैं बिल्कुल ये कोविड के टाइम से ही मैं स्टार्ट करूँगा। कोविड से पहले तो जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल एक नॉर्मल वे के अंदर चल ही रही थी, लेकिन कोविड ने आके एकदम हर चीज़ को जो है शेक करके रख दिया। तो कोविड के बाद बहुत सारे जो बिज़नेसेस थे ना, एक तो वो उन्होंने जो हम जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है, उसको और ज़रा तरीके से एनालाइज़ किया, जिसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के हवाले से, कॉस्ट कटिंग के हवाले से। कॉस्ट कटिंग डज़न्ट मीन कि आपने सिर्फ एचआर को ही आपने जो है वो एड्रेस करना है। उसके अंदर और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर जो है ना जो वेस्टेजेस हैं, उनको कंट्रोल करने के हवाले से काफ़ी सारी एक्सरसाइज़ेज़ हुई, बिकॉज़ इट वाज़ अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अच्छा, अब पोस्ट कोविड सिचुएशन फिर ये बनी कि जो 3-4 महीने का जो साइकिल था ना, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन ने बहुत सारी लर्निंग्स की, जिससे उनके बिज़नेस के अंदर एक एक कह लें कि जो स्ट्रेंथ लूज़ हो रही थी ना, वो फर्दर स्ट्रेंथन हो गया। ख़ास तौर पे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ जो सी है ना, वो बड़ी कंसिस्टेंट और बड़ी सस्टेनेबल लेवल पे जानी शुरू हो। अब आज अगर हम ये बात देखें कि इस वक़्त क्या सिचुएशन बन रही है, वंस अगेन अब सिचुएशन यही है कि हमें एक दफ़ा फिर वो सिमिलर जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज़ है, वो दोबारा से करनी पड़ेगी, ताकि हम जो है ना, जो फर्दर जो उसके अंदर जो गैप रह गया है, उसको एड्रेस करते हुए अपने ऑर्गनाइज़ेशंस को, अपने इदारों को सस्टेनेबल कर सकें।
प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इस वक्त हमारी जो कंज्यूमर मार्केट है वो बैडली हिट हो रही है। अगर हम बात करें लोकल मार्केट के हवाले से, तो लोकल मार्केट के जो क्राइसिस हैं वो इस वक्त उनके कुछ अपने चैलेंजेस हैं, एक्सपोर्ट वालों के अपने चैलेंजेस हैं। एक्सपोर्ट में जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर हम देखें कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उसमें ख़ास तौर पे यूएस मार्केट जहाँ जहाँ पे अपना बिजनेस कर रही है, उस उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंडस्ट्री को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आगे यूएस मार्केट उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो इसका रिपल इफेक्ट आपके जो है ना पूरे बिजनेस साइकिल के ऊपर आता है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो है अफेक्ट होती है। और जब सप्लाई चेन अफेक्ट होगी, डेफिनेटली उसके अंदर फिर जो आपका जो की फैक्टर है, जिसमें लोगों की एंगेजमेंट है। अब या तो इसके सॉल्यूशंस ये हैं कि लोग थोड़ा-सा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए अपने अपनी जो है अपने स्किल सेट को फर्दर इम्प्रूव करें, मल्टी स्किल मतलब डायमेंशंस की तरफ जाएँ। और ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट वेज़ अडॉप्ट करें, तो हम उस डाउन साइज़िंग के फैक्टर से बच सकते हैं। लेकिन जो-सा इसमें अगर प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर देखें तो सबसे आसान ऑर्गेनाइजेशन को यही लगता है कि पहले राइट साइज़ या डाउन साइज़ कर लें और उसके बाद ही देखते हैं। और समटाइम्स कुछ सिचुएशंस ऐसी बन भी जाती हैं जिसमें आपको इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ जाते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अ, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को एड्रेस करके हम ये डाउन साइजिंग के चैलेंज से बड़े अच्छे तरीके से नबर्द आजमाव हो सकते हैं। और उसमें जो है एवरी इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको अपना रोल प्ले करना पड़ता हम्म। है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। बाकी अभी जैसे आगे चलते हैं फिर हम उसको। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने एक जो प्रोडक्टिविटी का इशू बताया ना, दैट्स वेरी, ये बड़ा अच्छा की इशू है। इसकी तरफ हम आते हैं बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी के इशू के ऊपर अगर प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सके तो इस पे भी हम कर सकते हैं। नवीद साहब, ये जो आपने कहा कि आप क्रिटिक है करते हैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, और आई आई मेरी जब आपसे ऑफलाइन भी बात होती है तो आप यू आर अगेंस्ट दिस डाउन साइजिंग और ले ऑफ के लिए, कि सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स पे ही क्यों छुरी चलती है। और ये हम सबका ही बहुत अच्छा ख्याल होता है कि यार ये क्यों हम पे छुरी चलती है। सो आपका व्हाट डू यू थिंक कि इसके कोई लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं और उसको कैसे हैंडल किया जाता है, और आपने किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में इन चीज़ों को अल्टरनेट के तौर पे किसी और हवाले से एड्रेस करने की कोशिश की, या आपने कोई आपके तजर्बे में ऐसी कोई चीज़ आई जहाँ पे अल्टरनेटिवली चीज़ों को हैंडल किया जाता है? मैं थोड़ा लीगल एस्पेक्ट देन एक्सपीरियंस इन चीजों को कोरिलेट करते हुए बात करूंगा जी। लीगल एस्पेक्ट में जैसे मैंने पहले बात की, कोविड में मेजर चैलेंज वाज कैश फ्लो। अब ऑर्गेनाइजेशंस ने किया क्या, जो वर्कफोर्स इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने हंड्रेड्स में, और इन सम ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से या ग्रुप लेवल पे जाके फिगर थाउजेंड्स तक भी गई। अब ये जब इन लोगों को डाउनसाइज किया गया तो आपका कैश इनफ्लो तो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुका था। 1000+ या 2000 5000 लोगों को जिस वक्त आप डाउनसाइज करते हैं तो आप देखेंगे आप एक एडिशनल फाइनेंशियल लाइबिलिटी खाम खा की कैरी कर लेते हैं उन लोगों के टर्मिनल सेपरेशन बेनिफिट्स जो, और अच्छी खासी, या वी कैन से कि रिजर्व जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो उन लोगों को पे ऑफ करने में लगा दिए गए। जो जब वो लोग चले गए और तब ख्याल आया कि ये तो हमने एक ये चंक था हमारे पास पैसों का, और वो तो हमने एक्सपेंस उधर इंकर कर दिए। और जब थोड़ा सा रिवाइवल हुआ और उन्हीं लोगों को हमें दोबारा लेके भी आना पड़ा, और मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने रीहायरिंग की, उन लोगों से काम करवाया। तो इसको उस तरह मैं बिजनेस वी कैन से डिसीजन के हवाले से कहा कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट डिसीजन नहीं है कि डाउनसाइज ही कर दिया जाए। तो इसमें दूसरा लीगल एस्पेक्ट ये भी आता है कि इसके अगेंस्ट इस चीज को फोर्स ही नहीं किया गया कि इसकी अगर वो रेमेडियल फोरम्स पे वो लोग अगर चले जाते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। वो रीइंस्टेटमेंट क्लेम करते हैं या कुछ इस तरह के मामला, तो वो रीइंस्टेटमेंट के लिए केस बिल्ड करना पड़ता है।
तो जो मैं अपने सर्कल में देख रहा था, कुछ लोग कंसल्ट भी करते थे, कंसल्ट करके मर्जी अपनी करते रहे। तो वहां पे भी चूंकि एक इंफॉर्मेशन आती रही, तो लीगल प्रोसीजर्स भी फॉलो नहीं किए गए थे। तो अभी चूंकि टाइम गुजर चुका है, तो कमेंट आज किया जा सकता है, क्योंकि 2 साल पुरानी बातें हैं। तो अगर वो लोग क्लेम कर देते ये जो वी कैन से कि ये जो गैप का सैलरीज हैं और इस बीच में जो पीरियड वो ऑफ रहे, तो मे भी इनको किसी फोरम से रिलीफ मिल जाता, और ये एक एडिशनल कॉस्ट विद पेनल्टी ऑर्गेनाइजेशंस को शायद पे करना पड़ जाती। तो वो गुड लक ये हुई कि हमें हमारी जो इस वक्त सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसने बचा लिया। लोग अफोर्ड नहीं करते लिटिगेशन को, या उस तरीके से बॉडीज या फोरम जो शायद यूरोप अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं, जो इनको लो पेड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे उस तरीके से हमारे पास इफेक्टिव फोरम्स नहीं है। तो इस वजह से एक हमारे कल्चर की वजह से गुड लक हुई, हमें वो कॉस्ट जिसका हमें पता नहीं था कि पड़ सकती थी, वो नहीं पड़ी। यानी ये वो उसको कॉस्ट आप कह रहे हैं evaluate नहीं किया। लिटिगेशन की वजह से लोगों को बियर करनी पड़ती है या अदारों को बियर करनी पड़ती एम्प्लॉयर बिजनेसेस ने बेयर करनी थी वो कॉस्ट। है? अच्छा। अभी चूंकि उसका एक टाइम होता है उन चीजों को क्लेम करने का, तो आज टाइम गुजर चुका हुआ है। तो इसलिए ये आज मेरी ये वाली स्टेटमेंट आई होप कि किसी बिजनेस के लिए हार्मफुल नहीं होगी, और वो लोग चूंकि दोबारा जॉब्स पे या कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुके होंगे, तो वो उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आइंदा के लिए यूजफुल होगी। आइंदा की आइंदा ऐसी सिचुएशन बनती है तो यूजफुल होगी। नहीं, ये इससे मुझे नहीं, हम तो देखें जी, आप जी बताइए, जारी रखें। हम तो इस सेशन के अंदर एजुकेट कर रहे हैं कि हमें ये रिस्क जो है इस लेवल का लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल कि हमें एज्यूम करना चाहिए कि जो अदर साइड सेकंड पार्टी है, दे आर वेल अवेयर्ड, वेल इक्विप्ड, और जब उनको वहां पे रेट करके डिसीजन करेंगे, वो प्रॉपर डिसीजन होगा। तो अगर आइंदा भी कोई यूज करता है इसको, तो इससे ये चीज स्टैब्लिश होगी कि हमारे प्रीवियस डिसीजन जो है वो प्री मिच्योर कह लें, या विद फुल एप्लीकेशन ऑफ माइंड या लैक ऑफ विजडम वाले थे। तो हमें गुड लक हुई और बच गए। तो गुड लक से बिजनेसेस सरवाइव नहीं करते, कितनी देर सरवाइव करेंगे। तो इसमें लीगल में एक और एडिशन ये मैं करूंगा, लॉ के अंदर एक कंप्लीट प्रोसीजर डिफाइंड है। लोगों को आपको जरूरत नहीं है पे ऑफ करने की। आप स्टैंडिंग ऑर्डिनेंस में 1968 और उसके बाद अभी प्रोविंसेस ने अपने अपने लॉज बना लिए हैं। उसमें लिखा है कि आपने जो सैलरी देनी है वो अगेंस्ट वर्क होनी है, पे फॉर प्रेजेंस है। जब एक आदमी प्रेजेंट नहीं है तो उसकी पे नहीं है, तो आप मसला फिर क्या है? जिस दिन काम नहीं है, वो अगर काम नहीं कर रहा, तो उस दिन के आपने पैसे नहीं देने। अब हम लोगों ने क्या किया, खाम खा टर्मिनेशन कर दी। मैं पूरी ये इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो टर्मिनेशन करने से हम लोगों ने उनके जो टर्मिनल बेनिफिट्स थे वो पहले भी मैंने बात कर दी कि वो पे करने पड़ गए। और उससे हमने उनको डीमोटिवेट भी किया, उनकी फैमिलीज बैडली इफेक्ट हुई इस खबर से कि रोजगार चला गया। अगर हम सिर्फ इसी चीज की उनको रियलाइजेशन दें कि बिजनेस क्राइसिस हैं, और जो ही ये रिवाइवल होगा, यू आर दी वन, आपने ही आना है, आपने ही ये काम करनी है, ये वर्क प्लेसेस आपकी ही हैं। अब वहां पे बात आएगी नीड की, कि जी मेरा सर्वाइवल नहीं होता, और इस तरह फिर आप उसको एडवांस पेमेंट्स कर सकते हैं, या कोई भी उसका तरीकाकार तय करके उसके जो टर्मिनल बेनिफिट्स आपके पास पड़े हैं उसकी पेमेंट्स आप कर सकते हैं। इन फ्यूचर जो उसने कुछ अर्न करना है उसकी एडवांस पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन बनती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, सॉरी तो के ऊपर जरा दोबारा बताइएगा कि ये जो आपने बात की कि लॉ है कि जिस दिन उन्होंने काम किया है उस दिन की उनको पेमेंट मिलेगी, और ये सब लोगों के लिए है, परमानेंट लोगों के लिए भी और नॉन परमानेंट लोगों के लिए, यानी फॉर्मल इनफॉर्मल सबके लिए ऐसा ही है क्या? जी बिल्कुल, ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन जो है उसके अंदर ये तमाम लोग कवर्ड हैं। और ये पे फॉर प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट उसके अंदर बड़ा क्लियर है। और ये चूंकि स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेट करते हैं ब्लू कॉलर को, तो हम एचआर में भी देखते हैं हमारी जो सारी पॉलिसीज फॉर वाइट कॉलर या इवन सीनियर लोगों के लिए भी जो बनती हैं, वो आइडियाज और सारी स्कीम्स तो हमने लेबर लॉ से ही ड्राइव की हैं। लीव्स की, वीकली हॉलीडे की, ये बुनियादी तौर पे तो चीजें लेबर लॉज में ही आई थी। यानी इसका तो मतलब ये इसमें हम आती है
बात काट रहा हूँ, ऐसी लेकिन इसका कॉन्ट्रडिक्शन मतलब आती ये, है कि जी जी बताएं। वो ये है कि पे फॉर प्रेजेंस, मतलब इफ अ पर्सन इज अवेलेबल फॉर द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑफ करवा रही है ड्यू टू बिजनेस नीड्स के मुताबिक, तो वो वहाँ पे जाके जरा थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आती है। दे कैन क्लेम कि भैया हम तो अवेलेबल हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमें जो है ना वो ऑफ कर रही है, तो वी डिजर्व दिस कंपनसेशन। तो खैर बहरहाल इसके ऊपर सर इसमें नहीं नहीं, ये बड़ा अच्छा टाइमली, सर टाइमली इंटरवीन किया आपने। हाँ बिल्कुल इस एस्पेक्ट को कवर करना है, अदरवाइज ये बात जो है उसको मिस इंटरप्रेट भी शायद कोई लोग कर सकते थे। उसमें सूरत हाल ये है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 ही एक ले ऑफ की प्रोविजन उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। और उसकी प्री कंडीशन क्या है कि किसी भी बिजनेस के लिए जब कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बन जाते हैं, जैसे आपने भी अभी बताया कि जो बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर ने अपना सेटअप लगाया, एम्प्लॉयर काम करना चाहता है लेकिन काम कर नहीं पा रहा, उसकी ख्वाहिश है कि मैं मेरा प्रोडक्शन हो। अब वो प्रोडक्शन किन वजूहत की बिना पे रुक सकती है? वो कोविड की बिना पे रुक सकती है, वो फ्यूल की सप्लाई इंटरप्ट होने से रुक सकती है, इलेक्ट्रिसिटी ना होने से रुक सकती है, अर्थक्वेक पे रुक सकती है, फ्लड पे रुक सकती है, वॉर आ जाती है, वॉर में रुक जाएगी। तो उस सिनेरियो को लॉ ने बड़ा वेल डिफाइंड कवर किया हुआ है उसके अंदर। उसमें यह कहा गया है कि आपने फर्स्ट 14 डेज व्हेन मैन पावर इज अवेलेबल एंड विलिंग टू वर्क, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपने उनको 14 डेज के लिए रिटेन करना है अपने साथ विद हाफ पे। यस आफ्टर 14 डेज एम्प्लॉयर की स्वीट विल है कि उसको कंटिन्यू करे, एक अपना गुड रेपो कैरी करने के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए। लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है बियॉन्ड 14 डेज। 14 डेज के बाद उसने टर्मिनेशन का एक सर्कुलर इशू करना है, और वो सर्कुलर जो है उस सिंगल सर्कुलर के अंदर वो पूरे डिपार्टमेंट को, किसी एक ब्रांच को वो क्लोज कर सकता है जहां पे उसका काम नहीं चल रहा। उस दिन के बाद उसकी वो अमाउंट फिर पेएबल नहीं है। फर्स्ट 14 डेज विद हाफ पे जो है वो पेएबल होगी। तो आई होप कि ये खुरम साहब ने बड़े राइटली इसको बात बहुत कर दी। अच्छी, ये बल्कि ये वो पॉइंट है जो कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस नॉन पेड लीव्स के हवाले से लोगों को भेजती हैं कि लोग अभी भी, ये उसी के साथ भी हम जोड़ सकते हैं कि लोग ऑन जॉब ही हैं लेकिन नॉन पेड लीव पे उनको भेज दिया है कुछ अर्से के लिए कि अगर जब बिजनेस दोबारा आएगा तो वो लोग फिर वापस आ सकते हैं जो भी बीच में अवेलेबल होंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब वो और लोग विन विन बाद कितने लोग अवेलेबल हैं, वो अब वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां, विन विन पोजीशन है हाँ, इसमें। इसमें विन विन पोजीशन बनती है कि देखें आपके पास एक पूल ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल रहेगा, हम्म, और एम्प्लॉयज को जो है ये कमिटमेंट एग्जिस्ट कर रही है कि वो अगर कहीं और नहीं जा रहा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जब भी रिवाइवल आएगा तो ये मैं एक ऐसे ही किसी दिन सुबह मुझे इतला मिलेगी कि हाँ जी काम दोबारा चल पड़ा, और जाके अपनी पुरानी ड्यूटी पे वो हम्म। खड़ा हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं हाँ एक, इससे पहले कि उनके पास, खुर्रम साहब के पास भी जाऊं, एक छोटी सी एक रिसर्च थी, एक CIPD जो चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट है उसके थ्रू एक लिवरपूल बिजनेस स्कूल ने ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ था और उसके अंदर उन्होंने देखा कि कंपनीज जो हैं, व्हाई मोस्ट कंपनीज डू नॉट सक्सीड टू अचीव इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ले ऑफ, और जो वो करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका एक एक इशू ये होता है कि कॉज एंड इफेक्ट का इशू आ जाता है बीच में, क्योंकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ओवर पावर कर जाते हैं उसके पॉजिटिव जो उन्होंने सोचा होता है कि उसके ऊपर, क्योंकि तीन किस्म के लोग उसके बाद जो हैं वो होते हैं। एक वो होते हैं जो विक्टिम्स होते हैं, जो कि ले ऑफ कर दिए गए किसी भी सूरत में। एक वो हैं जो सर्वाइवर्स हैं, जो कि रह गए अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया काम का, या उनकी एक मेंटल हेल्थ के इश्यूज आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि यार आज इनको निकाल रहा है, कल को हमें भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी भी कुछ सिचुएशन होती है, तो वो एक सर्वाइवर का गिल्ट भी और सर्वाइवर सिंड्रोम जो है वो भी आ जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग, तीसरे लोग, जो कि जिनको उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा रिडंडेंसी इनवॉइस इनवॉइस, यानी वो लोग जो कि इस प्रोसेस को बकायदा चलाते हैं, तो उनका भी एक उनके ऊपर भी एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक उन्होंने कहा कि कभी भी दुनिया में
जो रिडंडेंसीज होती हैं कभी या कोई डाउन साइजिंग की जाती है, ये कभी भी अपना इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाई। जो कोशिश हो रही होती है कि उससे कुछ थोड़ी सी उनकी बचत हो जाएगी, वो उल्टा ऑटोमेटिकली उसको नुकसान, लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कॉज एंड इफेक्ट का जो एलिमेंट जो है वो चल रहा होता है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, अभी 3 मिनट ये कट जाएगा हमारे उसमें से 3 मिनट और 20 सेकंड रहेंगे इसमें। अभी खुर्रम साहब आप भी अपना शेयर कर लें, और जब ये बिल्कुल 30 सेकंड रह जाएंगे तो फिर हम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे ताकि ये इजीली कट सही। हो सके। और सो अब मेरी आप इनपुट इसके अंदर ये है, जी जी। मेरी इनपुट ये है कि देखें, मैंने इस सारे प्रोसेस के अंदर ना काफ़ी सारे जो बिजनेसमैन है ना, मैंने उनको देखा है, उनकी अप्रोचेस को, जिसमें लोकल भी हैं, जिसमें जनसा एक्सपोर्टर्स भी हैं, जिसमें मतलब मल्टी नेशनल वाले भी हैं। तो बिजनेसमैन के बेसिकली माइंडसेट होता है बिजनेस करना, वो उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस को बचाना चाहता है। वो उसकी ये वैसे एजेंसियाँ जो इंटेंडेड ख्वाहिश नहीं होती कि वो ले ऑफ करे या लोगों को जैसे उसमें से फेज आउट करे, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता। लेकिन समटाइम बिजनेस के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जब वो जो 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 मतलब कि जो कह लें कि जो मैनेजमेंट स्टाफ है, वो उसके साथ जब ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव ये तय होता है कि बिजनेस को बचाएं, ताकि जो हमसे ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द टाइम बिंग अगर फेज आउट हो भी रही हैं तो हम इसको दोबारा से रीइंस्टेट कर सकें और इसको एक्सपेंड कर सकें। हम्म तो ये भी एक एलिमेंट है। कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस किस्म के जंप्स लगें जो नेगेटिव हों, और उसकी ख्वाहिश यही होती है कि बिजनेस ग्रो करे जिसमें मैक्सिमम लोगों को वो एंगेज कर सके। जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये कुछ लोग तो इसको अपने पॉलिसी का पार्ट बनाते हैं ना, जिसको सीएसआर पॉलिसीज कहते हैं। तो हम्म कुछ लोग मतलब इसको ना जानते हुए भी तब भी वो ये कहते हैं कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मेरे बिजनेस से क्रिएट होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज कर आप वो सकें। जो शुरू में प्रोडक्टिविटी के हवाले से बात कर रहे थे, उस पे थोड़ा सा और हमें बताएं, क्योंकि आप डायरेक्टली उस इस किस्म के अदारों से रहे हाँ, मुंसलिक, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अदारे हैं और जिनका इंपोर्ट के साथ काफ़ी ताल्लुक रहा है, और बाज़ औक़ात और जिनका जो यूटिलिटी कंपनीज हैं उनके साथ रहता है, बिकॉज बिजली अगर नहीं आ रही या गैस के इश्यूज हैं या कोई इंपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो कम, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, या कुछ ऐसी जैसे अमेरिका में रिसेशन आ गया या यूरोप में रिसेशन आ गया और वहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा अपना तो कोई कसूर नहीं था या कंपनी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन वहां पे ही रिसेशन इतना गंभीर आ गया कि वो चीजें जो है उनको उन्होंने खरीदना बंद कर दी, उन्होंने चीजें। कंज्यूमर मार्केट इफेक्ट हो। तो वो जो चीजें हैं वो बेसिकली आपने उस जरूर हवाले से इसको किया जी, होगा। उस हवाले से प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप डिफरेंट जैसे है प्रोग्राम्स, वो आप इस वक्त ग्लोबल लेवल के ऊपर भी चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है। इसी तरीके से जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो मल्टी डायमेंशनल स्किल्स हैं उसके ऊपर वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम्म, ताकि लोग जो हैं अगर एक स्पेसिफिक जॉब की अगर ज़रूरत नहीं रही तो वो बंदा वो यूटिलाइज हो सके किसी दूसरी जॉब के ऊपर। तो उसके लिए उसका उतना ही स्किलफुल होना ज़रूरी है। इसी तरीके से जो हम तो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ग्रोथ है। ग्रोथ ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉय की ग्रोथ भी होगी और उसके साथ जितनी सप्लाई चेन है वो भी ग्रो करेगी। अ, हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें मल्टी स्किल वर्कफोर्स की डेवलपमेंट है जो बहुत ज़्यादा लैग करती है हमारे यहाँ। हम्म, और अगर हमारे पास एक बंदे के पास एक काम करने की सलाहियत मौजूद है तो वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि दूसरा काम कर सके। वो हम्म, तो खैर लिमिटेड है ही है, ऑर्गेनाइजेशन भी उसके ऊपर कोई इन्वेस्ट करने पे तैयार नहीं हो रही होती। उसकी जगह वो जो है दो चार लोग और ऐड कर लेती है, जो बाद में उसको पता चलता है कि खैर इसका काम तो लिमिटेड है, इस स्पेसिफिक स्किल का काम लिमिटेड है। तो फिर जब उसको उसमें से उस स्टेज में से दोबारा गुजरना पड़ता है तो वो डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग की तरफ बात चली जाती है। तो इट्स हम्म, बेटर कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है उसको आप मल्टी स्किल की तरफ कन्वर्ट करें। आपकी जो एक्स्ट्रा वेस्टेजेस हैं, अपनी कंजम्पशंस हैं, देयर आर मल्टीपल टूल्स। हम अभी तक जैसे देखें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर अभी मशीन्स या उसकी जो कंजम्पशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल की कंजम्पशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई ऐसे साइंटिफिक टूल्स अडॉप्ट नहीं करते हैं।
हम अगर वो साइंटिफिक टूल्स अडॉप्ट करें तो हमारी रॉ मटेरियल की बहुत सारी कंजम्पशन हमारी सेव हो सकती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने जो उसके जो मार्जिन हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप देखें कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर मल्टीपल वेज जिसमें R&D हो रही है, जिसमें सोलर के ऊपर वर्किंग हो रही है, जिसके ऊपर अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज के ऊपर काम हो रहा है। तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है अभी उसके अंदर वो भी बहुत सारा गैप मौजूद है। फिर हम्म, उसकी जो मेजरमेंट है, अच्छा, ये जो सबसे बड़ा एक की फैक्टर है वो ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है या जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो जो डेटा एनालिसिस है वो उसको उस तरीके से सीरियसली लेते नहीं है। हम्म, अगर वो मतलब हर स्टेप के ऊपर एक कह लें कि डेटा एनालिसिस की एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उसमें उनको डिसीजन मेकिंग करने में कि हमारी कौन सी चीज़ हमारी उसमें जा रही है, मतलब कि एक्सेस जा रही है जिसको हमें कवर करना है, जिसके ऊपर डिफरेंट टूल्स अप्लाई करने हैं, वो उसके ऊपर बड़ा इजीली वो कर सकते हैं। तो हम्म, जो आईटी और आईई का कॉन्सेप्ट है, आईई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आईटी का यूज़, ये दो का कॉम्बिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको इन चीज़ों की अभी तक, इवन वी आर सिटिंग इन 2022, तो हमें ये नज़र आएगा कि वहाँ पे इसकी बहुत सारी अभी कमी मौजूद है और इसके अंदर बहुत सारा काम हो सकता है। तो आपका ख्याल है कि आईई जो है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स वो हम इतने हमारे पास है नहीं, या उनकी जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन या उनको हमने रखा हुआ है, या उनको हम उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैंने देखा है कुछ अदारों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ है इसकी, एक तो अवेयरनेस कम है। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो कोर जो उनकी जो स्ट्रेंथ है उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती। ठीक हम्म, है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बहुत सारे लोग पास आउट होकर तो निकलते हैं, लेकिन वो दे आर नॉट फेमिलियर के ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस क्या हैं और उनको साथ किस तरीके से उसको लाइन अप करके तो हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम्म, आईई वाले का जो कोर ऑब्जेक्टिव है ना सर, वो है प्रोडक्टिविटी। एंड प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज करना, हम्म, क्वालिटी को इम्प्रूव करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो हम्म, जो आईई का जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर ऑब्जेक्टिव है, वो कोर ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। हम्म, इसी तरीके से जो आईटी है, आईटी का भी कोर ऑब्जेक्टिव यही है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। कि हम्म, आपके पास डेटा एनालिसिस, आपके पास कॉन्टिन्यूसली आप रियल टाइम के ऊपर डेटे को ऑब्जर्व कर सकें, एनालाइज कर सकें और रियल टाइम के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकें ऑन द स्पॉट, रादर देन कि जब दिन गुजर जाता है अगले दिन की हम प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं बेस्ड अपॉन अपने प्रीवियस डे के ऊपर, लेकिन वो दिन तो गुजर गया, खत्म हो गया किस्सा। नहीं, ये बड़ी तो इंटरेस्टिंग फिर बात है कि एचआर वाले लोग ये बात अगर कर रहे हैं तो, और एचआर का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वो इन दोनों को इकट्ठा करे और इनको इम्प्रूव करे और इनको बेसिकली और कंपनी यस, को इंटीग्रेट करवाए। कंपनी के एग्जैक्टली, ओनर्स को, जो बिजनेस ओनर्स हैं, उनको ये बात को रियलाइज करवाए, इस चीज को कल्चर मैनेजमेंट के तौर पे वो ले इस प्रोडक्ट को, प्रोजेक्ट को, कि वो आईई को इस तरह से एक समझें, और एचआर को वो तभी समझेंगे कि वो इन चीजों को इंटीग्रेट करने के काबिल होता है। नवीन साहब, एग्जैक्टली। आप भी मतलब वी वर डिस्कसिंग ऑफलाइन कि किस तरह से कॉस्ट सेविंग की जा सकती है, और कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऑफ कोर्स एक बिजनेस ओनर हमेशा ये चाहता है कि उसका बिजनेस कामयाब हो, वो काम करना चाहता है, वो जाहिर है लोगों से ही काम करवाएगा। उसकी ये ख्वाहिश बिल्कुल नहीं होती कि लोगों को निकाल दिया जाए या खत्म कर दिया जाए और कुछ और, लेकिन ऑफ कोर्स बाज़ औक़ात कुछ इनएविटेबल ऐसी चीजें होती हैं। कॉस्ट सेविंग में कहाँ पे आपने देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेहतर हो सकती हैं स्टाफ के साथ और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? एक तो हमने प्रोडक्टिविटी की बात कर दी कि वो लोग बेहतर हो जाए, और दूसरी साइड ऑफ कोर्स कॉस्ट सेविंग की भी है। आपका क्या इसमें इनपुट है? इसमें अभी जैसे खुरम साहब ने हाईलाइट किया आईटी और आईई, हम्म, ये बड़ा एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये मेनली उसमें हमें टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ये यूजफुल होगा। और हमें जब हम एक ब्रॉडर कैनवस पे चीज़ों को देखें तो हमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी। हम्म, आईटी इंडस्ट्री इटसेल्फ, उसका डिफरेंट चैलेंजेस और उसकी अपॉर्चुनिटीज होंगी, एफएमसीजी की डिफरेंट है, खुरम साहब ने जैसे टेक्सटाइल की राइटली हाईलाइट की। तो लेकिन हम टेक्सटाइल से लीड लेते हुए एक नजर आता है कि एक कुशन है, कहीं ना कहीं हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हम्म, तो अभी कुछ आते हैं सेविंग की बात करते हैं, जैसे हमने पहले बात कर ली
कोविड में काम ना कर सकने का या कैश फ्लो का चैलेंज था। अभी जो एनर्जी का चैलेंज आया हुआ बिजनेसेस के लिए, कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऊपर चली गई है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी ने ना सिर्फ बिजनेसेस को हिट किया है, इवन हर इंडिविजुअल को उसका कैन से कि इम्पैक्ट उसके ऊपर आया है, हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय की लाइफ के ऊपर। तो अभी कुछ मुझे लग रहा है कि हमें ये टाइम है, क्योंकि कोविड से कुछ लर्निंग हुई हुई है, तो हम कुछ ऐसा एजुकेशन का भी सिलसिला शुरू करें कि विन विन पोजीशन क्रिएट की जाए फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर कोई मिस्टेक्स या कुछ गैप्स थे कोविड मैनेजमेंट के अंदर, तो वो दोबारा उनको रिपीट ना किया जाए, बल्कि उनसे लर्न करके आगे चला जाए। उसके अंदर दो मेन सेगमेंट में मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरा एरिया ही वो बनता है। बाकी और भी प्रोडक्शन लाइंस और डिफरेंट एरियाज में काफी कुछ करने को होगा। मैं लीगल और मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर बात करूंगा। हमें लीगल साइड में हम देखते हैं कि कंटीजियस डिजीजेस का ऑर्डिनेंस एक आ गया था कोविड के वक्त। तो अभी भी जब एनर्जी क्राइसिस आए हैं, तो हमें मेनली फ्यूल की प्राइस ऊपर गई है। तो ये हमारे जो लॉज हैं, ये बिल्कुल इन पे हमें इनकी कंप्लायंस करनी होती है। लेकिन जब चैलेंजेस चेंज हो जाएं, तो फिर ये लॉज को भी चैलेंज करना चाहिए। कोविड में जो कि हो चुका हुआ है, तो इस वक्त कुछ प्रपोजल्स ऐसी जानी चाहिए हुकूमत के पास। लॉज के अंदर से भी रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कुछ वेलफेयर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया है। अभी एक विन विन पोजीशन हुकूमत के पास लेके जानी पड़ेगी एम्प्लॉयर्स को, कि आपके जो टारगेट्स हैं, अभी हुकूमतों के टारगेट क्या हैं? वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स और डेट पेमेंट जो है, ये इनकी प्राइमरी इनके हैं पर्पसेस, और कुछ वेलफेयर का काम करते हैं टू सिक्योर देयर नेक्स्ट इलेक्शन। तो अभी चूंकि ये बिजनेस का चैलेंज है, इसके अंदर मेरी नजर में जो एक तो मैं एज एग्जांपल दूंगा, चीजें तो काफी ज्यादा हैं। लाइक वर्किंग आवर्स हैं। अभी 8 घंटे के ऊपर लॉक हुए हुए हैं हमारे वर्किंग आवर्स, और ये कवानीन आप सब जानते हैं 1934 या उससे पहले के कवानीन है। 1934 में वर्क प्लेस की क्या सिचुएशन थी, आज वर्क प्लेस की क्या सिचुएशन है? आज बड़ी कंफर्टेबल है, बड़ी सेफ सिक्योर वर्क प्लेस होती है इन कंपैरिजन विद 1934। तो इस चीज को वे करना चाहिए, और अपने स्टाफ को भी एजुकेट करके क्यों ना इस 8 घंटे की शिफ्ट को 12 घंटे पे ले जाया जाए। ओवर टाइम जो है डेली 8 घंटे के बाद शुरू ना हो, ओवर टाइम वीक के 48 आवर्स के बाद शुरू हो। 12 मल्टीप्लाई बाय 4, मे बी 4 वर्किंग डेज, फिफ्थ कैन बी ऑन ओवर टाइम। और इसके अंदर आप इनडायरेक्ट सेविंग क्या आएंगी? कुछ माइनर है, मेजर है, दोनों मैं शेयर करता हूँ एग्जांपल के लिए। एक लीड टू थॉट है बेसिकली ना, उसमें इस वक्त 3 शिफ्टें आती हैं हमारी। तो 3 शिफ्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो 3 शिफ्टों के लिए ट्रांसपोर्टेशन, या कोई शिफ्ट बस पे नहीं आ रहा, तो इंडिविजुअल अपनी गाड़ी पे या बाइक पे कोई ना कोई ट्रैवलिंग मोड अडॉप्ट कर रहा है। तो वो इमीडिएटली एक शिफ्ट आपकी माइनस हो जाएगी, यानी आपकी ट्रांसपोर्टेशन या कम्यूटेशन कॉस्ट जो है वो 33% स्ट्रेट वे नीचे आ जाएगी। उसके बाद एम्प्लॉयर, ये बड़ा माइनर है, लेकिन ऐसे माइनर ही मिलके कई बड़े सेविंग के सोर्स बन जाते हैं। एम्प्लॉयर मील देता है अपनी शिफ्ट के दौरान, एक मील होता है। तो जब 3 शिफ्टों की बजाय 2 शिफ्टें होंगी, तो 2 मील होंगे। तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ सेविंग है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि इस पॉइंट को पकड़ ना लिया जाए, ये माइनर है लेकिन लीड टू थॉट्स है। तो इस तरह की प्रपोजल्स लेकिन बना के मतलब हुकूमत को इसका इसका वो जो, हाँ, ये प्रपोजल बना के हुकूमत को जाएगी, लेकिन इसका तो बड़ा एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फिर चेंज होना पड़ेगा। मतलब आप अगर जो सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत मतलब मेरा तो ख्याल है कि बड़ी मजे की, मुझे तो हमेशा नई चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी मेरा ख्याल है बहुत सारी ऐसी हैं जो कि 12-12 घंटे लगवा रही हैं, पता नहीं वो रिकॉर्ड भी करती हैं कि नहीं करती हैं। मतलब अगर किसी को दिल आजारी हो रही है इसे, तो माजरत के साथ, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी 12-12 घंटे लगा रही हैं, पे वो 8 घंटे के कर रही है। लेकिन जो आपका सजेशन है, इसके लिए तो काफी मेरा ख्याल है फेडरल लेवल पे लेजिस्लेशन जो है वो हो और फिर निकले, और ये इसके लिए तो बड़ा काम है। जी जी। लेकिन एक्टिव। इसमें देखें, हमने कोविड कोविड से लर्न किया। हमें अपनी हुकूमतों पे जब परेशानियां भी हमने देखी हैं, वहाँ बड़ा फख्र है। कोविड में ये ऑर्डिनेंस आ गया था
जिसमें कि जी इतने बजे आपने इंडस्ट्रीज को या ऑफिस को क्लोज करना है। हमने ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इदारों को रेगुलेट करने की पावर सेक्रेटरी हेल्थ को दे दी थी थ्रू ऑर्डिनेंस, कि सेक्रेटरी हेल्थ बताएंगे कि कौन सा सेक्टर काम करेगा, कौन सा बंद रहेगा। अच्छा। तो हुकूमत जब काम करना हो तो एफिशिएंट होती है। रिसेंट एग्जांपल, विदाउट कोटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, के हमारी हुकूमतें कितनी एफिशिएंट है। पंजाब असेंबली का इजलास आज से कुछ 4 दिन पहले चल रहा था, उसको गवर्नर साहब उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज की, रनिंग इजलास को उन्होंने प्रोरोग किया यानी खत्म किया, और अगले इजलास को जो विद इन 24 आवर कॉल किया, और उस इजलास में जो सेक्रेटरी असेंबली की पावर्स थी वो सेक्रेटरी लॉ को दे दी कि इन फ्यूचर नोटिफिकेशन इजलास समन करने और खत्म करने के वो करेगा सेक्रेटरी लॉ। तो दैट्स मीन के जहां पे लेजिस्लेशन करनी है तो बड़ा लेंथी प्रोसेस नहीं है, हम बड़े क्विक हैं, विद इन 24 आवर्स लॉ बनाते भी हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। तो ये डूएबल है। ये चूंकि जब ये बात काफी हद तक जो है ना नवीद की बिल्कुल ठीक है। हमारे जो 1934 के जो चीजें चलती जा रही हैं उनको बहुत अरसे से रिव्यू करने की जरूरत है, और मतलब बिल्कुल करना भी चाहिए। और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको मतलब कि ऑलरेडी एक्सरसाइज कर भी रही हैं इन प्रैक्टिसेस को, लेकिन इनको लीगलाइज करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप पाकिस्तान ने जैसे ILO के साथ एक मतलब एक टर्म साइन की हुई है, तो जब तक ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीजें नहीं होती उस वक्त तक शायद हमें भी हम उसको उस तरीके से एक्सरसाइज ना कर सकें। हाँ, लेकिन लेकिन ये चीजें आईएलओ जो लीगलाइज है, होना बहुत जरूरी है। नहीं वो सही है, लेकिन आईएलओ जो है वो आपको इस बात पे पाबंदी नहीं करता। वो उसके जो 8 मेजर कंपोनेंट्स हैं आईएलओ के, उसके अंदर बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उसी के ऊपर बात होती है। मतलब आप टाइमिंग के हवाले से आईएलओ ये कहता है कि ओवर टाइम अगर आपने वर्क प्लेस अच्छी होनी चाहिए, उनको फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। वो 8 कोर स्टैंडर्ड्स हैं उसके उसके अंदर कोई टाइमिंग 8 घंटे या 9 घंटे की नहीं है। मतलब ये एक नया सजेशन है जो कि मतलब अगर लेजिस्लेटिवली हमारे नहीं पास नहीं नहीं टाइमिंग 12 नहीं, घंटे वो हो सब जाए। उसके उसके अंदर वो जो ILO की डिटेल्स है ना उसके अंदर ये सारी चीजें गिवन है। कंपनसेशन को उसने लिंक किया हुआ वर्किंग आवर्स के साथ, हाँ नहीं, और मैं तो वही वर्किंग कह आवर्स रहा हूँ आपकी जो कि लॉ ऑफ वर्किंग, लैंड है उसके साथ वो लिंक करता है मेजोरिटी नहीं केसेस लेकिन के वो अंदर। वर्किंग आवर्स और का आपको रोकता नहीं है ना, कि अगर आपकी लॉ ऑफ द लैंड आपकी ये कह रही है कि 12 घंटे आपने कर लिया, जैसे लेजिस्लेटिवली आप वो कह रहे हैं कि लॉ आपने ऑफ लैंड विल प्रिवेल जी, जहां पे कंट्राडिक्शन है लॉ ऑफ लैंड प्रिवेल करता है। लेकिन लॉ ऑफ हाँ जी, लैंड वहाँ को पर वेल आपने 12 करती है। घंटे कर दिया, अगर लॉ ऑफ लैंड में ही हाँ, आपने 12 घंटे कर दिया तो फिर तो आईएलओ को कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी तो वो आईएलओ वो को ये उसके मसला इसमें होगा सर कि भाई देखें, आपका आईएलओ आपका अपना लॉ ऑफ लैंड 8 घंटे कह रहा है और 40 आवर्स या 48 आवर्स 7 दिनों के 6 दिनों के कह रहा है। अगर आप उसी को 12 घंटे कर लेते हैं एक दिन के हिसाब से, और आजकल गर्मियों में मेरा ख्याल है इसके एक और भी इसकी कुछ छोटी सी ऑल्टरेशंस हो सकती हैं कि आप गर्मियां सर्दियां इलाका वो वाइज तो चीजें भी देखी वो जा तो सकती मेरे ख्याल नवीद ज्यादा बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो तो मेरे ख्याल ऑप्शन मौजूद हैं, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेप फॉरवर्ड करती है और वो विद सर्टेन परमिशंस वो इसको जो है अवेल कर सकती है इसको, मतलब लेबर डिपार्टमेंट्स के साथ कम्युनिकेट करके उनकी परमिशन से वो सारी एक्सरसाइज कर सकती है। ये हैं। तो मौजूद हैं इसके अंदर प्रैक्टिसेस। और पायलट रन हो सकता है मेरा ख्याल है, अगर इस किस्म का कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन सुन रही है तो वो पायलट प्रोजेक्ट को इस किस्म का रन कर सकते हैं कि अपने इदारे में करके उसकी सेविंग करके दिखाएं तो ऑर्गेनाइजेशन को। बिकॉज एक दफा इसमें सर एक और चीज अट्रैक्टिव चीज लगती है मैं कि लोग आए हैं तो फिर जाहिर है 12 घंटे भी काम कर सकते हैं, उसमें उनको चाय 2-3 दफा और पिला दें मतलब वो, लेकिन वो हमारे वजीर एक कह रहे थे इस कि चाय भी जो है वो कम पिया करें, लेकिन खैर एनीवे जी। इसमें एक और चीज है, देखें लॉ ने जैसे खुरम साहब ने भी कहा कि स्पेसिफिक टू ऑर्गेनाइजेशन परमिशन ली जा सकती है, और आज के इस सेशन का हमारा पर्पस भी ये है कि ये थॉट्स हैं जिनको साइडलाइन रख दिया गया, पुरानी किताबें समझ के रख दिया गया, इनके अंदर हमारे पास वे फॉरवर्ड है। तो इससे ये है कि हमारे जो लिसनर होंगे उनके लिए इसके अंदर एक आइडिया आएगा, मे बी वो अपने डिफरेंट बैकग्राउंड या इन्फ्लुएंस और एक्सपीरियंस की वजह से इसे बेहतर कुछ सजेशन अडॉप्ट कर लें। मैं यहाँ पे सिर्फ ऐड ये करना चाहूंगा कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री भी अपनी अप्रूवल ले सकती है, और अप्रूवल के बगैर जहाँ पे ट्रेड यूनियंस हैं वहां पे स्टैंडिंग ऑर्डर 4 1968 का स्टैंडिंग ऑर्डर 4 अलाउ करता है कि आप इस तरह के मैटर्स के ऊपर जो है एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको ट्रांसलेट ये करना है, स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वर्कर के लिए ज्यादा फेवरेबल है।
हम पूरा स्टैंडिंग बिजनेस ऑर्डर केस से बनाना पड़ेगा, बिजनेस केस भी बनाना जी, पड़ेगा। तो बन जाता है सर, बन जाता है। जब आप उसको वीकली ऑफ 1 से बढ़ा के 2 कर देंगे, उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट की सेविंग आ रही है। 48 आवर्स के बाद जो वो तो 4 दिनों में पूरे होंगे, 5th डे आप उसको ओवर टाइम दे रहे हैं। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि एजुकेट करने की जरूरत है, ये विन विन पोजीशन बनती है। और आपकी जो एक्सपेंस या एनर्जी कॉस्ट है, उसकी नीड एक्सपेंस नीचे आएगा, और एनर्जी जो आप कंज्यूम करते हैं वो कम कंज्यूम होगी। थैंक यू वेरी मच दोनों। और खुरम साहब, और कुछ कोई और आइडिया है आपके पास, या कोई और अगर आपने शेयर करना है, या नवीद साहब ने एनीथिंग एल्स, ताकि फिर हम इसको कंक्लूजन की सर बस तरफ। यही है कि ये मतलब के मेरा तो मतलब के ऑब्जेक्टिव यही है, और मेरी विश भी यही है कि जितनी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी एजेंसियां हैं, वो अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से रन करें, और लोग उसमें सफ़र ना करें, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही। लाइक फैसलाबाद की मार्केट से बहुत सारी एजेंसी लोन्स हैं, वो फेज आउट कर रही हैं अपने एम्प्लॉइज़ को। कराची में बहुत सारे मतलब बैड न्यूज़ आ रही हैं, खास तौर पे जो जो लोग जो इंडस्ट्री, कुछ लोकल में तो इतनी ज़्यादा खैर वो न्यूज़ उस तरीके से बनती नहीं है। एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं कि वो जो यूएस के साथ बिजनेस लिंकअप थे, उसमें से काफ़ी सारे लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट फेज से नहीं, गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करें इन तो चीज़ों में। जी नवीद साहब, आप ख्वाहिश तो एनीथिंग? यही है जी कि ये एज अर्ली एज पॉसिबल चीज़ें एड्रेस हों, और दोबारा से वो वही एक बूम या वही फ्लो हम देख सकें। श्योर श्योर जी। नवीद साहब? जी, इसमें सर हमने ये बात कर ली रिगार्डिंग स्टाफ की, और वी कैन से ब्लू कॉलर की हमने बात कर ली कि उनके साथ हम एग्रीमेंट कर सकते हैं और विन विन सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। और इन डिटेल सेशन के अंदर हम मजीद तजावीज़ भी ला सकते हैं सामने। मैं अभी थोड़ी सी व्हाइट कॉलर के ऊपर भी मैं करना चाहूंगा बात। कोविड बड़ा एक बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ है। कोविड में हमने लर्न कर लिया कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो बड़ा इफेक्टिवली चल सकता है। हो तो सकता वर्क फ्रॉम होम का मीन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो है। Yes. अभी हम उस चीज को भी, जो इम्प्लॉइज 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर डेली ट्रेवल करके जाते हैं, उन चीजों को देखा जा सकता है कि उनको अलाउ किया जाए कि आप के ये केपीआईज हैं, और आपने ये काम घर बैठ के अपनी ये परफॉर्मेंस आप डिलीवर करें। ऑफिस आएंगे, ऑफिस एंगेज करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी यूजेज बढ़ेगा, और इस तरह के एक्सपेंसेस कनेक्टेड जो हैं, चाय वगैरह, और ये छोटे छोटे ये सारी लिंक अप होती हैं। ये छोटे छोटे जो है बेसिकली हम ये प्रेजेंटेशन में देखते हैं ना, इसी को मल्टीप्लाई बाय डे, मंथ एंड जब ईयर किया जाता है तो वो बजट चैलेंज बन गया होता है। और तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जो जो माइंडसेट चेंज है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, ये लोग उसको वाकई बड़ा इसको जरूरी है। एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें, दोनों एंड से। नहीं, ये इसमें इसमें जस्ट नाउ गोइंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, बेसिकली इसमें एचआर का एक, यहाँ पे चूंकि हम हैं ही, हम एचआर के ही हम अपने आप को अल्लाह का शुक्र है एचआर के लोग कहते हैं, और एचआर के लोग जो हैं वो उन्हीं के ऊपर ये उनकी एक जिम्मेदारी भी है, उनके तरफ से उनके पास उनका जो कैनवस है बेसिकली वो ज़्यादा बड़ा होता है मेरा ख्याल है। क्योंकि एचआर के लोगों के पास ऑपरेशंस के लोग, मार्केटिंग के, सेल्स के, प्रोडक्शन के, टॉप से लेके नीचे तक, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, सबकी जिम्मेदारी। मुझे बाज़ मैं समझता हूँ एचआर जो है ना वो एक काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है अदारे का, और जो उसका ओनर होता है वो प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि एचआर जो है उसने हर वक्त लोगों के साथ रहना है, उनके साथ बात करनी है, उनकी बहुत सारी इश्यूज को देखना है, फिर उन इश्यूज का एक प्रोडक्टिव हल निकालना है। तो सर एस्टेब्लिशमेंट हर जगह होती है। हाँ, नहीं वो तो है, अब इस्टेब्लिशमेंट तो उसके बगैर तो चलता नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट करनी भी चाहिए, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। एचआर का ताल्लुक, एचआर का ये है कि उसके अच्छे ताल्लुकात हों, और वो वन पेज पे हो, एचआर और इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वन पेज पे रहें। एक जो बस जस्ट ऑन कंक्लूजन के, जो भी हमारी डाउन साइजिंग है या कोई हम उसको प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट है, एचआर का बहुत कलीदी किरदार है इन तमाम चीज़ों के अंदर, starting from the cultural development of changing the mindset,
helping them to develop themselves regardless of the fact कि अगर कभी कोई ऐसी eventuality आ जाती है या adversity आ जाती है जहाँ पे आपको डाउन साइज करना पड़े, रिडंडेंसीज करनी पड़े, ले ऑफ करना पड़े, हत्तुल इम्कान हमारी कोशिश होती है कि हम उसको बचा सकें। जो आज के हमारे जो सजेशंस थे कुछ ऐसे, उसको भी इस्तेमाल करके, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एक ओपन माइंड के साथ इन चीज़ों को लें, और जो स्टेटस को है हमारा वो अगर बरकरार रखना चाहेंगे तो फिर तकलीफ होगी, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है और जो नई सोच आ रही है, और अगर बिजनेस को आपने ग्रो करना है, उसकी कॉस्ट सेविंग करनी है, रेवेन्यू इन्हांसमेंट करनी है और एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, जो सस्टेनेबल का वर्ड है ना, विच इज काइंड ऑफ अ स्वीट स्पॉट जिसको कहते हैं, जहां पे प्रॉफिट, पीपल, प्लैनेट, कम्युनिटी की डेवलपमेंट भी हो सके, जहां पे लोगों की डेवलपमेंट भी हो सके और जहां पे अदारे की भी डेवलपमेंट हो सके। ये एक बड़ा स्वीट स्पॉट है जहां पे सस्टेनेबिलिटी आके मिलती है, जिसको आज भी अगर वो अच्छा है तो आज से कई सालों के बाद आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो उतना ही कारामद बिजनेस हो। और एचआर का मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं कि एचआर के इसके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और एचआर के लोगों को इसमें बहुत प्रोडक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। वो अपना माइंडसेट जितना ओपन रखेंगे, अपने आप को नई नई सोचों के लिए, नए नए ख्यालात के लिए ओपन रखेंगे, तो उतने ही जल्दी इन चीज़ों को ले सकेंगे। जस्ट ऑन कंक्लूजन, कुरान की आयत है जो कि हम अक्सर वैसे ही पढ़ते हैं, लैसल इंसाना इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हम जिस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला का वादा है कि वो हमें देगा। सो थैंक यू वेरी मच खुर्रम साहब, नवीद साहब, आपने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा और अच्छे आपके सजेशन दिए, और अगर आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है तो ज़रूर शेयर कर लीजिए। देन वी विल कंक्लूड, जस्ट एक फाइनल अगर कोई रिमार्क्स हैं, अदरवाइज वी विल थैंक यू वेरी मच, वी विल से थैंक यू वेरी Thank you मच। very much for giving us this opportunity. We have, shared these valuable ideas और आपस में हमने जो डिस्कस किया, I hope hopefully जो से इसका कोई ना कोई एडवांटेज, कोई ना कोई जरूर किसी ना किसी को जरूर इसका जो है फ्रूट मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, And we are always here to serve. इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जी, और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई आपने बात कहनी है, ईमेल आपके सामने है, आप उस पर भी कर सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कोई आइडिया जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच नवीद जी, साहब, थैंक यू खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।